सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर इकबाल सहचार्य इतिहास विभाग राजकीय महाविद्यालय झालावाड़। विद्यार्थियों, इन दिनों हम जो गुप्त काल के शासकों की उपलब्धियों की बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसी क्रम में चंद्रगुप्त द्वितीय की राजनीतिक और सैनिक उपलब्धियों के बारे में हमने पढ़ा और उसके विस्तृत साम्राज्य निर्माण की जानकारी भी हमें उससे मिली। जहाँ तक चंद्रगुप्त द्वितीय की सांस्कृतिक उपलब्धियों की बात करें तो उसके द्वारा अनेक सिक्कों का प्रचलन किया गया था और उसमें उसे विक्रमांक तथा विक्रमादित्य के विरुद्ध यानी उपाधियां धारण की थी। उसने शकों को पराजित किया। उज्जैनी उसके राज्य का एक प्रमुख हिस्सा था और कालिदास उसकी राजसभा में था। उसने 5 प्रकार के सिक्के चलाए। धनुष वाले सिक्कों पर एक और गरुड़ की आकृति, दूसरी ओर लक्ष्मी की आकृति है। सिंहवध वाले सिक्कों पर एक और राजा को सिंह को मारते हुए और दूसरी ओर सिंह वाहिनी दुर्गा की आकृति है। इसमें सिंह चंद्रगुप्त की सौराष्ट्र विजय का सूचक है। इसके अलावा इस विद्यार्थियों उसने सिंहासन, छत्र और घुड़सवार वाले सिक्के भी चलाए। चंद्रगुप्त द्वितीय के चांदी के सिक्के उसकी शक विजयों का प्रतीक माने जाते हैं। अब हम बात करें चंद्रगुप्त द्वितीय के व्यक्तित्व और उसके मूल्यांकन की, तो डॉक्टर आर.सी. मजूमदार कहते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने राजनीतिक एकता और सांस्कृतिक पुनर्जीवन के नवीन युग को उन्नति की स्थिति तक पहुंचाया तथा लोक हृदय में अपना स्थान बनाया। चंद्रगुप्त द्वितीय भारत का महानतम सम्राट माना जाता है। उसकी महानता हमें प्रत्येक क्षेत्र में विद्यार्थियों दिखाई देती है। शासन काल के कारण ही गुप्त काल जो है उसका चंद्रगुप्त का शासनकाल स्वर्ण काल कहलाता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की दिग्विजय से सम्राट समुद्रगुप्त के समान ही जो है उसका पुत्र जो है चंद्रगुप्त द्वितीय भी वीर तथा प्रतापी राजा था। उसने भी अपने पिता के समान दिग्विजय नीति का अनुसरण किया। उसने अनेक विरुद्ध यानी उपाधियां भी धारण की थी और वह एक साहसी योद्धा और महान विजेता था और अपने पिता समुद्रगुप्त के द्वारा शुरू किए गए कार्य को उसने पूरा किया और अपनी सैनिक उपलब्धियों के बल पर एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। उसने शकों एवं कुषाणों को समूल नष्ट कर दिया और अपनी प्रभुसत्ता को बंगाल से लेकर दक्षिण तक स्थापित किया। और चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वह एक योग्य शासक भी था और उसने संपूर्ण साम्राज्य में शांति एवं सुरक्षा स्थापित की। उसके शासनकाल में सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में आश्चर्यजनक उन्नति हुई। फाइयान जो कि एक चीनी यात्री था और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, वह उसके शासन प्रबंध की बहुत प्रशंसा करता है और लिखता है कि शासन बड़ा ही उदार था और सम्राट कर्तव्य परायण तथा न्यायप्रिय था। इस प्रकार उसके एक योग्य शासक होने की सूचना हमें प्राप्त होती है। विद्यार्थियों, चंद्रगुप्त द्वितीय साहित्य और कला का संरक्षक भी था। वह विद्या प्रेमी था। उसने विद्वानों, कवियों, साहित्यकारों और कलाकारों को संरक्षण दिया था। भारतीय परंपरा के अनुसार प्रसिद्ध 9 जो विद्वान उसकी राजसभा की शोभा बढ़ाते थे। प्रसिद्ध कवि व नाटककार कालिदास उसके 9 रत्नों में से एक था। उसके संरक्षण में कला के विभिन्न शाखाओं जैसे मूर्ति कला, चित्रकला, स्थापत्य कला आदि में जो है महत्वपूर्ण उन्नति हुई। मेहरौली स्थित लौह स्तंभ उसी के काल में बना गया। विद्यार्थियों, चंद्रगुप्त एक चतुर राजनीतिज्ञ भी था और वह विजेता तो था ही, साथ ही दूरदर्शी और उच्च कोटि का कूटनीतिज्ञ भी था। उसने अपने समय के शक्तिशाली राजवंशों जैसे नागवंश और वाकाटक वंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। विद्यार्थियों, चंद्रगुप्त द्वितीय धर्म सहिष्णु शासक था। वह स्वयं वैष्णव धर्म का उपासक था, परंतु उसने सभी धर्मों का बड़ा सम्मान किया। उसका जो एक प्रमुख अधिकारी है अमरकादेव, वह बौद्ध धर्मावलंबी था तथा युद्ध मंत्री वीरसेन भी जो है अन्य धर्म को मानने वाला था, बौद्ध धर्म को मानने वाला। डॉक्टर हेमचंद राय चौधरी इसीलिए कहते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय एक श्रेष्ठ शासक, स्वयं उच्च कोटि का कट्टर वैष्णव था, परंतु दूसरे धर्म के अनुयायियों को भी उसने राज्य के उच्च पदों पर नियुक्त किया। विद्यार्थियों, इस प्रकार हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्तकालीन सम्राटों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वास्तव में भारतीय इतिहास के महानतम शासकों में से एक था। तो विद्यार्थियों, इसके बाद हम बात करेंगे गुप्त काल के एक अन्य पराक्रमी शासक स्कंदगुप्त यानी क्रमादित्य की। स्कंदगुप्त क्रमादित्य का शासनकाल 455 ईस्वी से शुरू होता है और 467 ईस्वी में खत्म होता है, यानी उसने कुल 12 वर्ष तक शासन किया। और उसके पिता का नाम कुमारगुप्त प्रथम था
और अपने पिता की मृत्यु के बाद वे गद्दी पर बैठा और उसकी जो लोकप्रिय उपाधि यानी विरुद्ध है वह था क्रमादित्य। और कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि उत्तराधिकार के लिए स्कंदगुप्त और उसके बड़े तथा सौतेले भाई पुरुगुप्त के मध्य युद्ध हुआ था और पुरुगुप्त को पराजित कर स्कंदगुप्त राजा बना। विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं स्कंदगुप्त की उपलब्धियों के बारे में। तो उसकी जो सबसे प्रमुख उपलब्धि है वह है हूणों पर विजय पाना। उसने अपने पिता कुमारगुप्त के समय में पुष्यमित्रों के विद्रोह और हूणों के आक्रमण से गुप्त साम्राज्य की रक्षा की थी। और जब कुमारगुप्त की मृत्यु हो गई तो उसके बाद गुप्त साम्राज्य पर पुनः संकट के बादल मंडराने लगे और उसके वंश की जो प्रतिष्ठा है, लक्ष्मी है, वो समाप्त हो गई। संभवतः हूणों ने गुप्त वंश के अन्य शत्रुओं के साथ मिलकर पुनः उनके राज्य पर, गुप्त राज्य पर हमला बोल दिया था। जो भीतरी स्तंभ लेख है वह ये कहता है कि स्कंदगुप्त ने अपने भुजबल से शत्रुओं को जीतकर विचलित वंश लक्ष्मी को पुनः स्थापित किया और विजय प्राप्त हो गई है ऐसी घोषणा करता हुआ वह खुशी से रोती हुई अपनी माता के पास आकर उसी प्रकार गया जिस प्रकार शत्रुओं का वध करके श्री कृष्ण अपनी माता देवकी के पास गए थे। हूणों के खिलाफ युद्ध करते हुए उसकी 2 भुजाओं ने पृथ्वी को कपा दिया, ये भी भीतरी स्तंभ कहता है। जूनागढ़ अभिलेख में भी ये उल्लेख आता है कि पिता की मृत्यु के बाद उसने मलेच्छों यानी हूणों को पराजित किया और संपूर्ण पृथ्वी को अपने अधीन कर लिया। जूनागढ़ अभिलेख की तिथि अर्थात 455 ईस्वी के पूर्व हूणों की पराजय हो गई थी। तो विद्यार्थियों, हम देखते हैं कि स्कंदगुप्त की जो सबसे प्रमुख उपलब्धि है वो विदेशी आक्रमणकारी जाति हूणों को पराजित करना था। इसके बाद हम बात करें साम्राज्य विस्तार और संगठन की, तो हूणों पर विजय के बाद स्कंदगुप्त ने साम्राज्य के संगठन और उसकी रक्षा का प्रबंध किया। जूनागढ़ अभिलेख से प्रकट होता है कि सौराष्ट्र में गवर्नर यानी गोप्ता नियुक्त करने से पहले स्कंदगुप्त को बड़ा विचार करना पड़ा था, बहुत सोचना पड़ा था। अंत में उसने इस पद के लिए पर्णदत्त नामक सुयोग्य व्यक्ति को चुना। विद्यार्थियों, स्कंदगुप्त भारत का अंतिम सम्राट था जिसने पश्चिमोत्तर सीमांत का पूरा महत्व समझा और उसकी रक्षा का संपूर्ण प्रबंध किया। स्कंदगुप्त के अभिलेखों तथा अन्य साक्ष्यों से ये पता चलता है कि पश्चिम में सौराष्ट्र से लेकर पूर्व में बंगाल तक तथा उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मध्य प्रदेश तक सभी प्रांत अक्षुण्ण रूप से उसके साम्राज्य में थे और सारे भारत पर गुप्तों का आधिपत्य बना हुआ था। इसके बाद मैं चर्चा करना चाहूँगी स्कंदगुप्त की जन कल्याणकारी नीतियों और उसके द्वारा किए गए सुदर्शन झील के पुनरुद्धार की। स्कंदगुप्त विद्यार्थियों हमेशा अपनी प्रजा या अपनी जनता, अपनी आवाम की भलाई में लगा रहता था। कहा गया है सर्वस्य लोकस्य हिते प्रवर्ते। उसका प्रशासन लोक कल्याण के आदर्श से अनुप्राणित था, यानी उसका आदर्श जो है राजनीतिक वह था लोक कल्याण करना। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार उसके राज्य में अधर्मी, दुखी, दरिद्र, व्यसनी तथा दंडनीय मनुष्य नहीं थे। स्कंदगुप्त की लोकोपकारी नीति का एक ज्वलंत उदाहरण है सौराष्ट्र में गिरिनगर के पास सुदर्शन झील का पुनरुद्धार। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख जो कि 150 ईस्वी में लिखा गया से हमें ज्ञात होता है कि सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने कराया था। अशोक के राज्यपाल तुषाश्व ने बाद में उसमें से नहर निकलवाई तथा रुद्रदामन के समय में अतिवृष्टि से झील का बांध टूट गया था जिसका जीर्णोद्धार कराया गया। स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख जो कि 456 ईस्वी का है से ये ज्ञात होता है कि उसके समय में अत्यधिक वर्षा से झील का बांध पुनः टूट गया। इस झील के टूट जाने से जनता को बड़ा कष्ट हो रहा था। अतः सौराष्ट्र के प्रांतीय शासक पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित ने बहुत सारा धन खर्च करके इस झील का पुनर्निर्माण करवाया। तो इस प्रकार ये इसके जन कल्याणकारी कार्य थे। अब हम बात करते हैं स्कंदगुप्त के व्यक्तित्व की। तो विद्यार्थियों, स्कंदगुप्त की गणना प्राचीन भारत के महान सम्राटों में की जाती है। वह एक महान विजेता, राष्ट्रोद्धारक, गुप्त वंश की प्रतिष्ठा का संरक्षक तथा लोकोपकारी प्रशासक था। प्रचंड हूणों के आक्रमणों तथा आंतरिक विद्रोहों ने गुप्त साम्राज्य की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया था। स्कंदगुप्त ने अदम्य पराक्रम तथा धैर्य का परिचय देते हुए सभी शत्रुओं को पराजित किया। भीतरी स्तंभ लेख में उसे गुप्त वंश का महत्वपूर्ण वीर कहा गया है। उसने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की, यद्यपि उसकी सामान्य उपाधि क्रमादित्य ही है।
स्कंदगुप्त ने विशाल साम्राज्य का संगठन किया, उसे अनेक प्रांतों में विभक्त किया और उनमें योग्य प्रशासक यानी गवर्नर भी नियुक्त किए। उसने जनहित को अपने प्रशासन का आदर्श माना। स्कंदगुप्त स्वयं वैष्णव था। अभिलेखों में उसे परम भागवत कहा गया है। अपनी मुद्राओं पर उसने लक्ष्मी तथा गरुड़ के चिन्ह अंकित कराए। अपने पिता की स्मृति में उसने भगवान विष्णु की मूर्ति प्रतिष्ठित कराई थी। उसके काल में सौराष्ट्र में सुदर्शन झील के तट पर विष्णु भगवान का मंदिर निर्मित किया गया। उसके राज्य में सभी को धार्मिक स्वतंत्रता थी। इंदौर ताम्रपत्र में एक सूर्य मंदिर तथा कहोम अभिलेख में जैन तीर्थंकर की 5 प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा के समकालीन उल्लेख मिलते हैं। स्कंदगुप्त अंतिम गुप्त शासक था और उसकी मृत्यु के बाद गुप्त साम्राज्य पतन की ओर बढ़ता चला गया। तो विद्यार्थियों, हमारे जो प्रथम वर्ष में जो गुप्त साम्राज्य के प्रमुख शासक शामिल किए गए हैं, उसमें सर्वप्रथम उनमें चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और अंतिम रूप से स्कंदगुप्त के व्यक्तित्व और उसकी उपलब्धियों की चर्चा की। और ये जो है हमारा जो चौथा यूनिट है, उसका जो पहला टॉपिक है, उसमें इन सभी प्रमुख गुप्त शासकों की उपलब्धियों को शामिल किया गया है, जिसकी विस्तृत रूप से चर्चा मैंने अपने पूर्व वीडियोज़ में की है। इसके बाद हम गुप्त साम्राज्य की जो अन्य आर्थिक और राजनीतिक, प्रशासनिक और कलात्मक उपलब्धियां हैं, उनकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।